प्यारे बच्चों नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर में हम 10वीं कक्षा के गणित का 14वां चैप्टर जिसका नाम सांख्यिकी है शुरू करने जा रहे हैं। तो देखिए, सांख्यिकी जो है हमारे लिए कोई नया चैप्टर नहीं है। सांख्यिकी हम 9वीं कक्षा में भी पढ़ चुके हैं। 9वीं कक्षा में हमने क्या किया था कि हमें कुछ आंकड़े दिए हुए थे, उन आंकड़ों का माध्यक और बहुलक ज्ञात करना हमने सीखा था। तो वास्तव में इस चैप्टर में भी हम दिए गए आंकड़ों का माध्यक और बहुलक ही ज्ञात करेंगे, और एक विशेष प्रकार का आलेख है वो भी हम एक लास्ट एक्सरसाइज में हम ड्रा करेंगे। तो इस चैप्टर में 4 एक्सरसाइज है। 14.1 में हम माध्य के सवाल करेंगे, 14.2 में हम बहुलक करेंगे, 14.3 में लगभग माध्य के सवाल है, कुछ एक माध्य और बहुलक का भी इसमें संबंध है, और 14.4 जो है इसमें हम आंकड़ों का आलेखी निरूपण करेंगे। जो 9वीं कक्षा में हमने माध्यक बहुलक पढ़ा है उसको मैं जस्ट अभी 2 मिनट में रिवाइज कर देता हूँ। कि मान लीजिए हमारे पास कुछ आंकड़े हैं। उदाहरण के लिए मैं ले लेता हूँ कि मैंने 10 विद्यार्थियों का एक 10 अंकों का टेस्ट लिया। 10 विद्यार्थी हैं मेरे पास, उनका 10 अंकों का टेस्ट लिया। तो जो उनके प्राप्त अंक है वो कुछ इस तरह से है कि एक विद्यार्थी के 2 अंक आते हैं, एक के 3 आते हैं, एक के 4 आते हैं, 2 विद्यार्थी ऐसे जिनके 5-5 अंक आते हैं, 3 विद्यार्थी ऐसे जिनके 6-6 अंक आते हैं, एक विद्यार्थी के 7 अंक आते हैं, एक के 10 आते हैं। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 विद्यार्थियों के आंकड़े हमारे पास है। तो 9वीं कक्षा में जो हमने माध्य ज्ञात किया वो कुछ इस तरह से ज्ञात किया कि आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या के सभी जोड़ के जितने आंकड़े हैं हमने उससे भाग दे दिया था। तो जैसे 2 + 3 5 4 9 5 14 + 5 19 19 + 6 25 25 + 6 31 31 + 6 37 37 + 7 44 और +10 54 54 को मैं 10 से भाग दूं तो 5.4 जो है इन आंकड़ों का माध्य आ जाता है। इन सभी को जोड़ के जितने आंकड़े हैं ये उनसे भाग दे दिया। और माध्यक हमने कैसे ज्ञात किया था? माध्यक ज्ञात करने के लिए पहले हमने आंकड़ों को आरोही क्रम में लगाना होता है। कौन से क्रम में लगाना होता है? आरोही क्रम में। आरोही क्रम में क्या होता है? सबसे पहले सबसे छोटा आंकड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। तो ये ऑलरेडी आरोही क्रम में है कि 2 सबसे छोटा, 3 उससे बड़ा, 4 उससे बड़ा और आगे लास्ट में 10 सबसे बड़ा है। तो ये आरोही क्रम तो पहले ही। माध्यक में हमें बिल्कुल सेंटर में से आंकड़े उठाने होते हैं। तो इसके बिल्कुल सेंटर में से आंकड़े उठाने के लिए 4 इधर से छोड़ देते हैं और 4 इधर से छोड़ देते हैं, बीच में बचे 2। जो बच गए उनको प्लस करके 2 से भाग दे दो। तो देखिए, अगर सम संख्या में आंकड़े जैसे 10 आंकड़े हैं तो 10 क्या है? सम संख्या है। सम संख्या में तो बचेंगे 2 और विषम में बचेगा 1। विषम में तो जो एक बच गया वही माध्यक है, कोई भाग देने की जरूरत ही नहीं है। और अगर सम संख्या में आंकड़े हैं तो बीच में 2 अंक बचेंगे या 2 संख्याएं बचेंगी। तो उन दोनों संख्याओं को जोड़ के 2 से भाग कर दो। 5 + 6 11, 11/2 5.5 जो है इसका माध्यक आ गया। और इसी तरह से मान लेते हैं कि एक यहाँ पर और होता, मान लेते हैं कि एक बार 10 और होता तो 11 आंकड़े हो जाते। फिर बीच में से देखते हैं, 5 इधर से छोड़ दिए, 5 इधर से छोड़ दिए तो 6 इसका माध्यक आ जाता। अब बात है बहुलक की। बहुलक क्या होता है कि जिस आंकड़े की आवृत्ति सबसे अधिक हो, जिस आंकड़े की आवृत्ति सबसे अधिक हो, जैसे यहाँ 6 सबसे अधिक बार रिपीट हुआ है, वैसे 5 2 बार है,
6 3 बार है। तो जिस आंकड़े की आवृत्ति सबसे ज़्यादा हो, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो, उसको हम क्या कहेंगे, बहुलक कहेंगे। तो मेरे हिसाब से आपको याद आ गया होगा कि माध्य माध्यक बहुलक क्या है। तो ये मैंने जस्ट आपके एक परि नॉलेज को ताज़ा करने के लिए रिवाइज करवाए हैं। नहीं तो कई बार बच्चों के एक माइंड में ऐसा आ जाता है, यार मैं तो भूल गया हूँ सारा कुछ और पता नहीं मेरे समझ आएगा कि नहीं आएगा। तो मैं यही चीज़ बताना चाहता हूँ कि माध्य माध्यक बहुलक कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। तो इसमें आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या माध्य आ गया। आरोही क्रम में जचा करके बीच वाले उठा लो, माध्यक आ गया। जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ वो बहुलक आ गया। तो वास्तव में 10वीं कक्षा में हम करेंगे तो माध्य माध्यक बहुलक ही, लेकिन जो आंकड़े हमें दिए होंगे वो कुछ अलग तरीके से वर्गीकृत आंकड़े दिए होंगे। और यहाँ पर थोड़े सिंपल सम थे, सीधे सूत्रों से काम चल जाता था। अब थोड़े से बड़े सम आएंगे तो नेचुरल सी बात है कि बड़े सम के लिए फार्मूला हम अलग यूज करेंगे तो वो सम आसान हो जाएंगे। तो बड़े क्वेश्चन हैं उनको थोड़ा सा आसानी से हल करने के लिए हम नए सूत्र सीखेंगे, ठीक है। और वो सूत्र कुछ नहीं, इन्हीं से निकले हुए सूत्र हैं बस। अब जैसे उदाहरण के लिए हम इसी सवाल को हम एक और रूप में ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे 2 + 3 5, 5 + 4 9, 9 + 5 को 2 बार जोड़ने के बजाय इस 5 को इकट्ठा जोड़ के रख लो, 5 दूनी 10। इस 6 को 6 3 18 ऐसे जोड़ के दे रख लो और फिर इनका ऐड कर लो कि जैसे 2 कितनी बार आया है, 1 बार। 3 कितनी बार है, 1 बार। 4 कितनी बार है, 1 बार। देखो मैं इसको एक और तरीके से सोल्व करके दिखा रहा हूँ आपको। 5 कितनी बार आया, 2 बार। 6 कितनी बार आया, 3 बार। 7 कितनी बार आया, 1 बार। और 10 कितनी बार आया, 1 बार। तो देखिए सीधा ऐड करने के बजाय 2 एकम 2, 3 एकम 3, 4 एकम 4, 5 दूनी 10, 6 3 18, 7 एकम 7, 10 एकम 10। अब ऐसे जोड़ कर लेंगे हम। 2 + 3 5, 5 + 4 9, 9 + 10 19, 19 + 18 37, 37 + 7 44 + 10 54। और ये तो 10 बच्चे हैं तो टोटल 10 ही आना है। तो इस लाइन को मैं कह दूंगा XI, बारंबारता वाले लाइन को FI। ये इनकी दोनों गुण है XI FI, ठीक है। अब जो जोड़ आ गया नीचे वो लगाते हैं हम सिग्मा, सिग्मा FI, यानी FI वाली लाइन का जोड़, सिग्मा XI FI। तो देखिए हमने कुछ नहीं किया है कि जोड़ करने का तरीका हमने चेंज कर दिया। पहले सीधा ऐड कर रहे थे, अब जो एक जैसे उनका ग्रुप बना दिया बस और फिर इनको जोड़ लिया। तो अब जो माध्य है तो वही आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, लेकिन इसको लिख अलग तरीके से देते हैं कि सिग्मा XI FI बटे सिग्मा FI, ठीक। तो 54/10 5.4। अब कई बच्चे कहेंगे नहीं सर यही आसान है, हम तो इसी से कर लेंगे, ये XI FI वाला। देखो बच्चों ऐसा है कि ये तो क्वेश्चन छोटा था, यहाँ आवर्ती एक एक है, 2 2 या 3 3 ही है। अगर सोचो कि अगर ये 10 के बजाय कोई 50 बच्चों के आंकड़े हो, हमारे पास 20 अंकों का टेस्ट हो, तो 2 प्राप्त करने वाले हो सकता है इसमें से 6 हों, 3 वाले 10 हों, 4 वाले 8 हो, 5 वाले 6 हो, कुछ इस तरह के आंकड़े आ जाए। तो फिर उनको जो है इस तरह से करके जोड़ के करना आसान है, नहीं तो 50 संख्याओं का जोड़ इस तरह से आप करोगे कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। तो इस तरह से करके यूँ जोड़ना जो है वो आसान रहता है, इसलिए ये विधि आसान है। तो माध्य का जो ये सूत्र है सिग्मा XI FI बटे सिग्मा FI, ये जो सूत्र है माध्य का, ये इसकी प्रत्यक्ष विधि है।
प्रत्यक्ष विधि सूत्र बोलते हैं इसको, माध्य ज्ञात करने के लिए। तो ये जो मैंने आपको अभी करवाया था, ये जस्ट 9th क्लास का रिवीजन करवाया था। और अब जो है हम 10वीं कक्षा के गणित में से कुछ उदाहरण करते हैं। उन उदाहरणों के आधार पर ही हम 14.1 प्रश्नावली के सवालों को हल करेंगे। तो आज का लेक्चर जो है हमारा माध्य पर डिपेंड रहेगा पूरी तरह से। हम आज के लेक्चर में माध्य का ही अध्ययन करेंगे। अब आगे माध्य पर आधारित एक उदाहरण है जो एनसीईआरटी बुक का उदाहरण नंबर 1 है। इसे हम प्रत्यक्ष विधि से हल करेंगे। देखिए स्टेटमेंट पढ़ते हैं। किसी स्कूल की कक्षा 10 के 30 विद्यार्थियों द्वारा गणित के एक पेपर में 100 में से प्राप्त किए गए अंक नीचे एक सारणी में दिए गए हैं। इन विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए ये प्राप्त अंक है और ये विद्यार्थियों की संख्या है। 10 अंक प्राप्त करने वाला एक विद्यार्थी है, 20 अंक प्राप्त करने वाला एक विद्यार्थी है, 36 अंक प्राप्त करने वाले 3 विद्यार्थी हैं, 40 अंक प्राप्त करने वाले 4, 50 अंक प्राप्त करने वाला 3, 56 वाले 2, 60 वाले 4, 70 वाले 4, 72 वाला 1, 78 वाला 1, 88 वाले 2, 92 वाला 3 और 95 वाला 1, और कुल मिला के 30 विद्यार्थी हैं। तो इनका हमें क्या ज्ञात करना है? माध्य ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम एक टेबल तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर प्राप्तांक लिखते हैं। प्राप्तांक वाली लाइन को XI नाम दे देते हैं और यहाँ विद्यार्थियों की संख्या, FI, यहाँ पर XI गुणा FI करेंगे। तो XI है 10, 10 वाले हैं 1, 20 वाला भी 1, 36 वाले 3, 40 वाले 4, 50 वाले 3, 56 वाले 2, 60 वाले 4, 70 वाले 4, 72 वाला 1, 80 वाला 1, 88 वाले 2, 92 वाले 3 और 95 वाला 1। तो अब देखिए कि 10 एकम 10, 20 एकम 20, 36 गुणा 3 108, 4 चौके 16 160, उसके बाद 50 गुणा 3 150, 56 गुणा 2 112, 60 गुणा 4 6 चौक 24, 1 0 और 240, 7 चौके 28, 280, 72, 80 और 88 को जब हम 2 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 2 8 16 और 2 8 16 और 1 17 176, और 92 को 3 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 में 27, 276, 95 को 1 से गुणा करेंगे 95। ओके, अब देखिए कि इस लाइन का जोड़, इस लाइन को हमने क्या नाम दिया? FI नाम दिया है। तो जो जोड़ होगा वो सिग्मा FI, और क्योंकि विद्यार्थियों की संख्या 30 है तो इनका टोटल 30 ही मिलेगा। फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं कि कई बार लिखने में भी एक लाइन छूट जाती है कई बार। तो 1 और 1 2 और 3 5, 5 + 4 9 + 3 12 और 2 14, 4 18, 4 22 और 2 24, 2 26 और 3 29 और 31 पूरा है। तो इस लाइन को आप सिग्मा FI नाम दोगे और ये XI FI का जोड़ है तो सिग्मा XI FI नाम दोगे इसको। अब देखिए कि इसका जो टोटल है, मैंने समय बताने के लिए पहले से करके रखा हुआ 1780 है। अब जो माध्य होगा,
माध्य का सूत्र मैंने आपको बताया था क्या है, सिग्मा एक्स आई एफ आई बटे सिग्मा एफ आई। अब सिग्मा एक्स आई एफ आई कितना है 1779 और सिग्मा एक्स आई एफ आई कितना है 30। जब इसको हम भाग करेंगे तो 59.3 आएगा। ये आंसर है, ये इसका माध्य है। तो इस तरह से जब हमें सिंपल आंकड़े दे रखे हो बारंबारता के साथ, तो हम इस तरह से सीधा एक्स आई एफ आई और सिग्मा एक्स आई एफ आई और सिग्मा एफ आई निकाल के उनको डिवाइड करके माध्य ज्ञात कर सकते हैं। अब मैं आगे आपको बताऊंगा कि ये आंकड़े अगर आपको ऐसे सीधे ना दे करके वर्गीकृत आंकड़े दे रखे हो तो क्या होगा। वर्गीकृत का मतलब ये होता है कि जैसे हम इसमें कुछ वर्ग बना देंगे कि 10 से 25 अंक प्राप्त करने वाले कितने विद्यार्थी हैं, और जैसे 10 से 25 वाले विद्यार्थी कितने, इसमें 2 है। अब 25 से 40 वाले विद्यार्थी कितने हैं, 25 से 40 वाले 25 और 40 के 40 देखो अगले में गिना जाएगा ही, तो 39.9 तक 39.999 तक इसी में आएंगे, और 40 जो अगले में चला जाएगा तो 25 से 40 तक वाले 3 विद्यार्थी हैं। और उसके बाद 15-15 का डिफरेंस ले रहे हैं, 40 से लेके 55 तक, 40 से 55 तक 4 + 3 7 आगे। अब 55 से 55 + 15 70 हो गए, 55 से 70 वाले 2 और 4 6 हो गए, क्योंकि 70 तो अगले में जाएगा। 70 से 85 4 1 5 ठीक है 6, 85 से 100 तो 2 3 5 रेख 6 ही हो गए। तो वास्तव में है तो वही विद्यार्थियों की संख्या, वही उन्हीं के प्राप्त अंक है। उसके आंकड़े अगर ऐसे सीधे ना दे करके इस तरह से वर्ग के रूप में दे दे कि 10 से 25 वाले 2 विद्यार्थी हैं, 25 से 40 वाले 3 हैं, 40 से 55 वाले 7 हैं, 55 से 60 वाले 6 हैं, 70 से 85 वाले 6, 85 से 100 वाले 6 हैं। तब इस सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे, अब मैं आपको ये सिखा रहा हूँ। आगे ये सेम आंकड़े दिए हुए हैं, अगले में याद रखना है। अब देखिए कि हमारे पास ये क्वेश्चन तो वही उदाहरण नंबर 1 वाला है। इसके आंकड़े देखिए यहाँ पर हमने वर्गीकृत कर रखे हैं कि 10 से 25 अंक प्राप्त करने वाले 2 विद्यार्थी हैं, 25 से 40 अंक प्राप्त करने वाले 3, 40 से 55 वाले 7, 55 से 70 वाले 6, 70 से 85 वाले 6 और 85 से 100 वाले 6 हैं। वास्तव में 10वीं कक्षा में जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे वर्गीकृत आंकड़ों पर आधारित प्रश्न ही हैं, और मोस्टली परीक्षा में जो बड़े क्वेश्चन आते हैं वो इसी तरह के वर्गीकृत आंकड़ों पर आधारित प्रश्न ही आते हैं। तो इस तरह के जो आंकड़े हैं उनका माध्य ज्ञात करने के लिए मैं आपको 3 विधियां बताऊंगा। ठीक, अब आप कहोगे सर इतनी विधियां क्यों बताओगे, विधि तो एक बहुत है। तो वास्तव में क्या होता है कि जो जैसे यहाँ पर तो मैं एक क्वेश्चन पे एक बार आपको तीनों विधियां समझाऊंगा, उसके बाद पहले मैं तीनों विधियों के नाम बता देता हूँ। चलो आपको, एक तो प्रत्यक्ष विधि है जो अभी हम पढ़ चुके हैं, वो वर्गीकृत आंकड़ों पे लगाना कोई मुश्किल नहीं है। मैं अभी एक स्टेप और एक्स्ट्रा रहेगा आ जाइए। उसके बाद है कल्पित माध्य विधि, कल्पित माध्य विधि, और तीसरी है पग विचलन विधि। तो वास्तव में जब
यहाँ पर आंकड़े छोटे दे रखे हो तो प्रत्यक्ष विधि से काम चल जाएगा। जब आंकड़े थोड़े से और बड़े हो तो प्रत्यक्ष विधि मुश्किल पड़ेगी आपको, तब कल्पित माध्य विधि लगाएंगे। वैसे सम तो इससे भी हो जाएगा, लेकिन इससे कैलकुलेशन में गलती होने के चांस ज़्यादा है, गुणा ज़्यादा बड़ी करनी पड़ेगी, जोड़ भी ज़्यादा बड़ा करना पड़ेगा, इसलिए हम कल्पित माध्य विधि करेंगे। और प्रश्न को और ज़्यादा आसान बनाने के लिए हम पग विचलन विधि का प्रयोग करेंगे। तो ये इतनी विधियां जो है हमारे काम को आसान करने के लिए समझाऊंगा मैं आपको, इनको बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, जैसे हम आगे सम सोल्व करेंगे, इसमें मज़ा सा आएगा आपको। तो यहाँ देखिए वर्ग अंतराल है और यहाँ विद्यार्थियों की संख्या है, वर्ग अंतराल है 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85, 85 से 100। 10 से 25 के बीच में 2 विद्यार्थी हैं, 25 से 40 के बीच में 3, 40 से 55 के बीच में 7, 55 से 70 के बीच में 6, 70 से 85 के बीच में 6, 85 से 100 के बीच में भी 6। यहाँ से देख देख के आंकड़े मैंने लिखे हैं। अब जैसे वहाँ पर तो एक्स आई एफ आई सीधा कर दिया था, हमारे पास यहाँ एफ आई है, एक्स आई है ही नहीं, तो वो हम कैसे निकाल लेंगे। यहाँ एक्स आई लिख देते हैं और इसको नाम देते हैं वर्ग चिन्ह का, वर्ग चिन्ह। ओके, वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं कि 25 प्लस 10 35, 35 का आधा कर लीजिए 17.5, फिर 40 प्लस 25 65, 65 का आधा कर लीजिए 32.5, फिर 40 50 90 और 5 95, 95 का आधा करेंगे तो 47.5, और 70 प्लस 50 120, 5 125, 125 का आधा करेंगे तो 62.5, और 70 प्लस 80 150, 5 155, 155 का आधा करेंगे तो 77.5, 100 प्लस 85 185, 185 का आधा करेंगे तो 92.5। तो देखिए वर्ग अंतराल की निचली सीमा है और ऊपरी सीमा है, दोनों सीमाओं को जोड़ के 2 से भाग कर दो, एक्स आई आ जाएगा। आगे आपको पता ही है क्या करना है। तो मैं एक बार ये 2 लाइन छोड़ के चल रहा हूँ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्स आई एफ आई ज्ञात करेंगे। एक्स आई एफ आई में 17.5 को 2 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 35, 32.5 को 3 से गुणा करेंगे तो 97.5 आएगा, 47.5 को 7 से गुणा करेंगे तो ये 332.5 आएगा, 62.5 को 6 से गुणा करेंगे तो ये 375 आएगा, 77.5 को 6 से गुणा करेंगे तो ये 465 आएगा, और 92.5 को 6 से गुणा करेंगे तो ये 555 आएगा। ठीक, इस तरह से गुणा हम कर सकते हैं। गुणा करने के बाद इनका जोड़ करें, 5 5 10 के 0, 5 1, और ये गुणा करेंगे तो ये जोड़ करेंगे तो ये 1860 आएगा। और एफ आई का जोड़िए, देखिए 30 विद्यार्थी थे, वही आना 2 प्लस 3 5 प्लस 7 12, 12 प्लस 18 30। इस लाइन को क्या नाम देंगे हम, सिग्मा एफ आई। इसको क्या नाम देंगे, या मेरे पास थोड़ी जगह कम बचेगी, मैं ऐसे करके दे देता हूँ, सिग्मा एक्स आई एफ आई। तो प्रत्यक्ष विधि से जो माध्य निकलेगा वो क्या होगा कि माध्य बराबर सिग्मा
एक्स आई एफ आई बटे सिग्मा एफ आई 1860 बटे 30। तो ये आ जाएगा कितना, 62। तो ये माध्य कितना आया, 62 आया। तो अब आप कहोगे सर कि जो पिछला क्वेश्चन किया था उसमें तो माध्य कुछ और आया था, कितना आया था, 59.3। आंकड़े तो वही हैं, बस इसका रूप बदल दिया हमने। और यहाँ कितना है, 62। तो देखिए ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू तो वही है 59.3, लेकिन इसको भी हम गलत नहीं कह सकते, क्योंकि माध्य में हमें क्या होता है, लगभग एक बीच की वैल्यू का अंदाज़ा लगाना होता है। तो ये मान भी हम सांख्यिकी में सही मान के चलते हैं। तो प्यारे बच्चों, प्रत्यक्ष विधि आप समझ गए होंगे कि यदि आंकड़े सीधे दे रखे हो चाहे वर्गीकृत दे रखे हो, प्रत्यक्ष विधि आप लगा ही लोगे। वर्गीकृत में बीच में से आपने वर्ग चिन्ह निकालना, फिर वही एक्स आई एफ आई उसका टोटल और डिवाइड। अब मैं आपको अगली विधि करवा रहा हूँ, कल्पित माध्य विधि। मैं यहीं पे कर देता हूँ ताकि कंपैरिजन भी हो जाए, आपका कन्फ्यूज़न भी नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर इस सवाल को मैं थोड़ा सा और आसान करने के लिए मैं एक नई लाइन बनाता हूँ, डी आई। ठीक, क्या नाम देता हूँ उसको, डी आई का। अब डी आई क्या है, ये एक्स आई में से हम एक इनमें से कल्पना कर लेते हैं पहले कि ये माध्य है, सिर्फ उसकी कल्पना की जाएगी। बीच में से आप कोई भी वैल्यू उठा लें, ठीक, बीच में से उठाएंगे आसान रहेगा, वैसे तो कोई भी वैल्यू आप कल्पित माध्य में उठा सकते हो। तो मैं यहाँ से 47.5 को कल्पना कर लेता हूँ कि माध्य है, तो 47.5। तो देखिए 47.5 में से 47.5 माइनस करेंगे 0, 62.5 में से 47.5 माइनस करेंगे तो ये आएगा 15, 77.5 में 47.5 माइनस करेंगे 30 और ये 45। इसी तरह से 32.5 में से 47.5 माइनस होंगे तो -15 और 47.5 में 17.5 माइनस होंगे तो माइनस के 30। ओके, तो इस तरह से आपने क्या करना है कि एक्स आई की जगह एक नई लाइन बना लेनी है, किसकी, डी आई की। ठीक, और इस डी आई का आपको जोड़ करने की आवश्यकता नहीं है, जैसे हमने एक्स आई का नहीं किया था ना, इसी तरह से डी आई का, बस एक्स आई की जगह नई लाइन बनाई हमने। आगे वही काम करेंगे जैसे पिछले में क्या किया था, एक्स आई एफ आई किया था, यहाँ पर डी आई एफ आई करेंगे। 30 दूनी 60, माइनस का 60 होगा क्योंकि माइनस का 2 है। 15 3 45, माइनस के 45, 0, 15 6 90 और 6 3 18 180 और 45 6 270। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 60 + 40 100 + 5 105, माइनस के तो 105 है और प्लस के 90 + 180 270 + 270 540, प्लस के तो है 540 और माइनस के हैं 105, तो ये बचेगा 435, वो भी प्लस के 435। ये आ गया सिग्मा ये एफ आई डी आई। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम माध्य ज्ञात करेंगे और माध्य के लिए वही करेंगे, सिग्मा एक्स आई की जगह डी आई, एफ आई की जगह एफ आई बटे सिग्मा एफ आई। लेकिन जो आपने माध्य अज्यूम किया था जिसको हम ए लिखते हैं,
वो इसमें प्लस कर दें, क्योंकि ये चीज़ हमने पहले माइनस की थी। अब ये जो सूत्र है ये कल्पित माध्य विधि का सूत्र कहलाता है। तो ये हो गया था 47.5 हमने कल्पना की थी, प्लस 435 आ गया DIFI बटे एफ सिग्मा FI हमने पिछले सम में करके रखा ही है। अब इसको जैसे हम सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 47.5 प्लस, इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये आएगा 14.5। 47.5 प्लस 14.5 कितना आ गया? 62। ओके, तो देखिए पहले भी हमारा 62 आया था, अब भी 62 आया है। तो देखिए दोनों विधियों में एक बार डिफरेंस फिर बता देता हूँ कि यहाँ क्या था कि XI FI किया था, उसकी जगह पर अब हम DI FI करते हैं कि X की जगह पर D आ गया, बस और कुछ नहीं है। ठीक, DI आपको पता ही है कैसे निकाला, इसमें से एक को हमने अज्यूम्ड मीन A मान लिया था और वो A इसमें से घटा दिया था। अब देखो गुणा करनी यहाँ पर आसान हो गई थी, यहाँ पर जोड़ करना भी आसान हो गया था। ठीक, और जब जोड़ और गुणा आसान है तो यहाँ पर देखो भाग करना भी आसान है, तो ये विधि इससे कुछ आसान हो गई है। अब मैं आपको तीसरी विधि करवाऊंगा, पग विचलन विधि। पग विचलन विधि में DI के बजाय हम क्या करेंगे? UI ज्ञात करेंगे। UI ये विधि तभी कामयाब है जब ये देखिए एक टेबल में आती हो DI, जब DI किस में आती हो? सेम टेबल में आती हो, एक ही पाड़े में आती हो, जैसे 15 के पाड़े में आ रही है। अगर ऐसा है तो हम ये विधि लगाएंगे, अदरवाइज तीसरी विधि यानी पग विचलन विधि नहीं लगाएंगे। तो UI में क्या होता है कि DI वटे में H करते हैं। H यहाँ पर कितना है? जिसके पाड़े में आ रही है संख्या 15, तो ये DI वटे 15 है। ठीक, तो यहाँ पर इसको 15 से भाग दो, 15 दूनी 30, 15 एकम 15, 15 0 0, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 3 45। ओके, अब जैसे पिछले सवाल में हमने XI की जगह क्या रिप्लेस कर दिया था? DI। अब DI की जगह पर हम क्या रिप्लेस कर देंगे? UI। UI की FI के साथ गुणा। देखिए गुणा FI के साथ ही होती रहेगी हर बार, लेकिन पहली विधि में XI चल रहा है, दूसरी विधि में XI की जगह DI आ गया, तीसरी विधि में जो है DI के बजाय UI आ गया है। अब देखिए गुणा कौन किसकी करनी है? FI की और UI की। 2 दूनी 4 माइनस के 4, 3 एकम 3, 7 0 0, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18। अब देखिए 18 प्लस 12 30, 30 प्लस 6 36, 36 माइनस 7 29। तो ये जो है सिग्मा UI FI कितना आ गया? 29 आ गया। ठीक, अब जो है हम इस तीसरी विधि का सूत्र लिखेंगे कि माध्य बराबर A प्लस सिग्मा XI की जगह पे UI FI बटे सिग्मा FI गुणा में, देखिए इससे H से भाग दिया था, वही H से यहाँ पर गुणा कर देते हैं। तो ये हो गया कि A कितना था अपना? 47.5 प्लस सिग्मा UI FI 29 बटे सिग्मा FI 30 गुणा
15, H 15 ना। अब 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 47.5 प्लस 29/2, 14.5 आया कितना? 62। ओके, तो अब देखिए, कई बच्चे सोचते हैं सर कि बड़ा लंबा सवाल हो गया। अब कुछ एक सम ऐसे हैं अपने मैथ में जो दिए हो गए आंकड़े भी, इसको तीनों विधियों से हल करो, बाकी आप पे छोड़ेगा कि जो विधि आपको आसान लगती है उस विधि से आप इसको हल कीजिए। तो हम देखें कि अगर आंकड़े यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े दे रखे हैं, तो अगर वर्ग अंतराल भी काफ़ी बड़े बड़े हैं तो वर्ग चिन्ह निकालेंगे तो संख्या बड़ी आएगी, फिर इन दोनों की गुणा करेंगे तो ये और भी बड़ी संख्याएं आएगी, फिर ये जोड़ भी काफ़ी बड़ा होगा। अगर बड़ा है तो हम प्रत्यक्ष विधि को छोड़ देंगे और कल्पित माध्य विधि लगा देंगे। अगर हमें लगता है कि ये सेम टेबल में आ गया तो कल्पित माध्य की बजाय बस एक भाग ही तो देना है, हम पग विचलन विधि लगा देंगे। ठीक, तो एक बार फिर से मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। प्रत्यक्ष से आपको समझ आ गया है। कल्पित माध्य में क्या है कि एक बीच में से माध्य मान लिया और इसमें से इस लाइन में से वो माध्य घटाते चले, इसमें से घटा घटा के इधर लिख दिया कि 47.5 में 47.5 घटाया 0, इसमें से घटाया 15, इसमें से घटाया 30, इसमें से फिर घटाया 45, 32.5 में से फिर ये 47.5 घटाया, छोटे में से बड़ा घटेगा माइनस का बचेगा, 17.5 में से फिर ये घटाया माइनस का 30 बचेगा, फिर इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर दी और ये वाली लाइन आ गई, दिस डिवाइड बाय दिस प्लस में कल्पित माध्य। ठीक, अगली में क्या किया, बस इसको 15 से भाग दे के यहाँ लिख दिया FI/UI। ओके, और फिर कल्पित माध्य प्लस FI/UI बटे FI गुणा H और इसको सॉल्व कर लिया। बस आप एक सवाल अपने हाथ से करोगे ना, आसान लगेगा। इस वीडियो के साथ साथ ही कर ले बेशक, फिर मैं नेक्स्ट सम और तीनों विधियों से करूँगा, फिर तीनों विधियाँ आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी।